गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे हैं। वोकैबुलरी की बात कीजिए, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की बात कीजिए या कॉम्प्रिहेंशन पे बने हुए आपके क्वेश्चंस, ये हर प्रकार के सवाल काफी अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। मजा आएगा आप सभी को जब इसी प्रकार के पेपर आपको आपके शिफ्ट्स में देखने को मिलेगा, जिस भी एग्जाम को आप अपीयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के सेशन में जो क्वेश्चन पेपर है वो एसएससी सीजीएल का है। 11 सितंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में यह पेपर पूछा गया था। दोस्तों, आज आप सॉल्व करेंगे कि अगर इस तरीके का पेपर आपके एग्जाम में आया तो आपका स्कोर क्या होगा, आप एग्जैक्टली जान पाएंगे दोस्तों पीवाईक्यू के इस पर्टिकुलर पेपर को सॉल्व करके। मेरा नाम है संदीप के सरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से ज्यादा हो गया बच्चों आप सभी को मेंटोर करते हुए। इस 14 साल की जर्नी में लगभग 17,500 से ज्यादा हमारे बच्चे अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करके अलग अलग जगहों पर पोस्टेड है। इस बार की बारी आपकी है बच्चों, इस बार का सिलेक्शन आपको लेना है। तो इंग्लिश का जो पार्ट है वो आपके संदीप सर की पूरी जिम्मेदारी। 100% आप इंग्लिश में तैयार होंगे, इसकी मेरी जिम्मेदारी। बशर्ते आपको जिस तरीके से गाइड किया जाए या पढ़ाया जाए उसको एज इट इज फॉलो करिएगा साथियों। बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको सब कुछ यहां पे मिलेगा, बस आप सीरियस होकर मेहनत से हमारे साथ लगे रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ बढ़िया पेपर है और मजा आएगा आपको सॉल्व करके मेरे साथ इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को। 25 क्वेश्चंस के साथ है, लेकिन आपको इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपके 100 क्वेश्चंस हर पेपर में समझ में आते चले जाएंगे, लॉक होते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्लैंक को फिल करिए। ऑल द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर डैश स्किल। देखो, शेफ अगर है तो जाहिर सी बात है यहां पे होना चाहिए कुकिंग स्किल, इस जगह पर होना चाहिए पकाने की स्किल, है ना। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में कुकिंग नहीं है। कुकिंग का सिमिलर वर्ड है जिसकी स्पेलिंग होनी चाहिए क्यूलिनरी। क्यूलिनरी होता है जो कि ना के से होता है और ना ही सी का ओ होता है दोस्तों। तो ये भी तीन ऑप्शंस कैंसिल हो गए और एक ही ऑप्शन बचता है CULINARY, क्यूलिनरी, जो रसोई से संबंधित इसकी मीनिंग है, रिलेटेड टू कुकिंग और द किचन, किचन से संबंधित है। इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, शी इनरोल्ड इन अ क्यूलिनरी कोर्स टू बिकम ए शेफ, यानी एक शेफ बनने के लिए उसने अपने आप को इस प्रकार के कोर्स में इनरोल कर लिया। तो इस तरीके से हम इसको, इस एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां पे दोस्तों। तो क्यूलिनरी CULINARY स्पेलिंग लिखकर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपसे कभी भी गलती ना हो दोस्तों। क्यूली साथ में लिखिए, NARY उसके बाद लिख दीजिए। गॉट इट। आगे बढ़ेंगे। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड। ये आपके सामने क्वेश्चन। अब देखो यहां पे, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ठीक है। जब मैंने उसे देखा कंडीशनल सेंटेंस है। आई विल आस्क हिम, यहां पे आपने लिखा है विल आस्क, जो कि फ्यूचर टेंस में है। और आप अच्छे से जानते हैं फ्यूचर टेंस के साथ कभी भी पास्ट नहीं बनता है दोस्तों। फ्यूचर के साथ जब भी बनेगा हमेशा प्रेजेंट बनेगा। तो आपका पहले तो ये गलत तो है, सॉ नहीं हो सकता। अब फ्यूचर के साथ प्रेजेंट ही बनेगा, फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं बनेगा, फ्यूचर के साथ पास्ट नहीं बनेगा। तो ये दो ऑप्शन चले गए। अब बच गए आपके पास दो ऑप्शंस। अगर इधर साइड आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट है और आप सेंटेंस कंडीशनल बना रहे हो तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। तो आपका ये बी वाला भी कैंसिल हो जाता है और करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जैसे कि आपने कहा इफ ही सेज, यदि वो कहेगा, आई शैल टॉक टू हर, तब मैं उससे बात करूंगा। इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, एक स्टेटमेंट आपका फ्यूचर है और दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है दोस्तों। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो व्हेन आई सी हिम, जब भी मैं उसे देखूंगा, आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड, तो मैं उससे उस किताब को वापस करने के लिए कहूंगा जो उसने उधार ली। तो प्यारे साथियों, ऐसे हमारा ये फ्यूचर का कंडीशनल है कि जब वो मुझे दिखेगा मैं उससे किताब मांगूंगा। जब वो दिखेगा मांगूंगा, इसका मतलब भी कहेगा है और इसका मतलब भी है टॉक करेगा। यानी मैं, यदि वो कहेगा तो मैं उससे बात करूंगा। यानी हिंदी में आप यहां पर सेज का गागी गे पर एंड करेंगे, राइट। इंग्लिश में आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन इसका फ्यूचर में जाएगा। और कंडीशनल सेंटेंस में दोनों साइड कभी भी फ्यूचर नहीं बना सकते और फ्यूचर के साथ पास्ट नहीं बना सकते।
तो आपके यहां पे 3 ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स पता है, काम हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामाउंट। पैरामाउंट वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंफीरियर, दूसरा है कोलेट्रल, तीसरा सुप्रीम, चौथा है ट्राइवियल। पहले तो आप बताओ पैरामाउंट होता क्या है? पैरामाउंट का मतलब होता है कोई भी चीज का उच्चतम, दैट इज योर पीक, एक प्रकार से आप कह लो। जो टॉप है ना, टॉप, उसको पैरामाउंट कहते हैं। और अगर कोई चीज टॉप है तो दैट्स द पॉजिटिव वर्ड, ये पॉजिटिव चीज हो गई। अब जैसे एक वर्ड अपने पास लिखा हुआ है ट्राइवियल, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो उसको हम ट्राइवियल कहते हैं। दैट इज मामूली, कह रही है तो बड़ी मामूली सी बात है, इसमें क्या ही लड़ाई कर रहे हो। तो द मैटर इज मामूली, द मैटर इज ट्राइवियल। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। अब उच्चतम का मामूली तो नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा अपोजिट टोन में चला गया। सुप्रीम एक ऑप्शन है। इंफीरियर भी तो होता है, एक होता है सुपीरियर, एक होता है इंफीरियर। इंफीरियर है निम्नतम, सुपीरियर उच्चतम। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज सुप्रीम। प्यारे साथियों, सुप्रीम का मतलब होता है उच्चतम। सुप्रीम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, सुप्रीम क्वालिटी की टाइल्स है, यानी कि उच्चतम क्वालिटी। तो हैविंग द हाईएस्ट रैंक लेवल और इंपॉर्टेंस और क्वालिटी, एनीथिंग। जैसे द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट, ये दूसरे टाइप से इसका एग्जांपल ले लिया गया है। अब दूसरा जो मेन प्रश्न था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट का मतलब होता है या तो टॉप कह लीजिए, दोनों होता है दोस्तों प्रधान। सेफ्टी इज पैरामाउंट, यानी सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखो। इंफीरियर का मतलब होता है निम्नतम। इंफीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। तो सुपीरियर उच्चतम, इंफीरियर निम्नतम, लोअर क्वालिटी है। हिज वर्क इज इंफीरियर, इसको दोबारा कराना पड़ेगा, यार क्या ही कर दिया उसने, गंदा कर दिया, खराब कर दिया। योर वर्क इज इंफीरियर। जैसे आपने किसी से कपड़ा धुलवाया, कपड़े उसने धुल दिए लेकिन अभी भी कॉलर गंदा हो रखा है, तो यार जो इसने काम किया, दैट वर्क वाज इंफीरियर, यार दोबारा धुलना पड़ेगा फिर से, कुछ हुआ ही नहीं सफाई, इंफीरियर। फिर अगला देखो, कोलैटरल का मतलब है सिक्योरिटी फॉर अ लोन, संपत्ति जिसको कहते हैं। ही यूज्ड हिज हाउस एज कोलैटरल। तीसरा वर्ड लिखा हुआ है ट्राइवियल, तो 6 बहुत ही मामूली है, लिटिल इंपॉर्टेंस है, उसे कहते हैं। जैसे इट इज अ ट्राइवियल इशू। तो ये आपके सारे ऑप्शंस हो गए, इंफीरियर, कोलैटरल, ट्राइवियल, पैरामाउंट एंड सुप्रीम। पांचों याद करते चलिएगा, इतना डिटेल में करा रहा हूं बच्चे, कभी आपसे छूटेगा नहीं कोई भी प्रश्न। आप सोच के देखो, अगर आपने मेरे साथ 100 पेपर सॉल्व कर लिए और एक पेपर के चारों ऑप्शंस मिला के मैं 100 ऑप्शंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, 100 ऑप्शंस हो गए, यहां तक कि 5 वर्ड भी हो गया, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज ले लेता हूं 4। तो 100 पेपर्स 100 ऑप्शंस के साथ 4 जीरो बढ़ा दीजिए, आप मेरे साथ टोटल 10,000 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे दोस्तों। मात्र 100 पेपर लगा के 10,000 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। आपको क्या लगता है 10,000 ये करने के बाद, मतलब 100 पेपर करने के बाद एग्जामिनर एक भी प्रश्न बाहर का बना पाएगा क्या? भाई पूरा पेपर यही डिक्टो आ जाएगा, बस शब्द थोड़े बदल दिए जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन के। वोकैबुलरी तो डिक्टो मैच कर जाएगी आपकी 60-70%, 60-70% डिक्टो मैच कर जाएगी। कॉन्सेप्ट्स एरर वाले, ग्रामर वाले, वो भी काफी हद तक मैच कर जाएंगे। तो आप बस इस तरीके से पढ़ो कि ऑप्शन, एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करो। अदरवाइज अगर आप समझेंगे कि एक पेपर में केवल 25 प्रश्न है और केवल प्रश्न और उसका आंसर टिक कर लिया, तो आप तो वो सीख ही नहीं रहे हो जो आपको नहीं आता है। जो आता है वो तो टिक करके निकल गए, जो नहीं आता है दैट इज द एनालिसिस ऑफ द पेपर एंड दैट थिंग यू हैव टू लर्न, जो मैं आपको सिखाता हूं। तो मेरे साथ सारे ऑप्शंस के साथ सीखो दोस्तों, कुछ नहीं छोड़ेंगे, 100% पेपर रटा के छोड़ेंगे। दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। कहते हैं फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। फेलिंग टू गिव, फेल हो रहा है, टू गिव देने में प्रॉपर केयर और अटेंशन, क्या कहेंगे? लैक्स, कॉशियस, वाइल्ड या प्रोविडेंट। सही जवाब कहना क्या चाह रहा है? अगर वो आदमी फेल हो रहा है तो वो लापरवाह हो गया, और ऐसा इंसान, लापरवाह, ढीला ढाला इंसान को लैक्स कहते हैं। विदाउट मच केयर, विदाउट मच अटेंशन, विदाउट मच कंट्रोल, ढीला ढाला, लापरवाह, उसे हम लैक्स कहते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल, हिज लैक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डेडलाइंस कॉज्ड प्रॉब्लम्स। एक एग्जांपल भी हो गया। बाकी ऑप्शंस देखो बच्चे। कॉशियस का मतलब होता है थोड़े सावधान रहना। अगर इसने एंटोनिम मांगा होता लैक्स का तो अपोजिट है लैक्स का कॉशियस।
सावधान, showing careful consideration. She was cautious while crossing the busy street. यानी बिजी स्ट्रीट को क्रॉस करने में थोड़ी वो सतर्क थी, ठीक है। दूसरा, वाइल्ड मतलब जंगली होता है दोस्तों, अनटेम्ड, नॉट डोमेस्टिक। कहते हैं दिस इज अ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवर है। द वाइल्ड एनिमल्स रोम्ड फ्रीली इन द फॉरेस्ट, इधर उधर फ्रीली इन द फॉरेस्ट घूमते रहे, सो वाइल्ड हो गया। तीसरा वर्ड है प्रोविडेंट, मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर फ्यूचर स्पेशली बाय सेविंग। आप देखते होंगे प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड जो मेक कर रहा है अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए कि आने वाले समय में ये पैसा हमारे भविष्य में काम आएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट, यानी कुछ अरेंजमेंट्स करना फॉर फ्यूचर। ही वॉज प्रोविडेंट इन सेविंग मनी फॉर हिज रिटायरमेंट। प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा, दैट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, बैंकिंग वाले बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को। तो ये आपके चार वर्ड्स हो गए, प्रोविडेंट, वाइल्ड, कॉशियस एंड लैक्स, एंड योर आंसर इज लैक्स। लैक्स इज योर आंसर। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटल वर्ड का आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम ऑफ ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। अगर मैं आपको दे दूं कांच की बोतल, और ये बोतल मैं आपको जिस समय हैंडओवर कर रहा हूं वो आपके हाथ से छूट जाए तो जमीन में गिर जाएगी, और गिरते ही कांच की बोतल है तो टूट जाएगी। तो बोतल होती है ब्रिटल। क्या समझ में आया? बोतल होती है ब्रिटल, यानी कि अगर टूट गई तो वो नाजुक है, और नाजुक को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कमजोर। बोतल होती है ब्रिटल, कमजोर। आपको कमजोर का उल्टा चाहिए, दैट इज मजबूत, कि अड़ा रहे, टूटे ही ना। क्रंची जो होता है वो टूट जाता है, जैसे कुरकुरे क्रंची होता है, खाओगे टूट जाएगा, तो ये नहीं होगा। रेजिलियंट एकदम कड़ा है, दैट्स योर आंसर। रेजिलियंट, एबल टू रिकवर क्विकली, स्ट्रॉन्ग, टफ। देखो एक तो लचीलापन भी होता है, लेकिन एक्चुअल में रेजिलियंट का मतलब है कि एकदम ये बच्चा बहुत रेजिलियंट है, थोड़ा सा जिद्दी टाइप का है, और जिद्दी जो होता है वो कड़ा भी हो जाएगा दोस्तों, अड़ा भी हो जाएगा। सो एक प्रकार से आप तो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, उस सेंस में ये अपोजिट हो गया ब्रिटल का, यानी कि इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, दैट इज ब्रिटल। एंड अपोजिट ऑफ ब्रिटल इज रेजिलियंट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, दैट्स योर आंसर। शी इज रेजिलियंट एंड बाउंसेस बैक फ्रॉम चैलेंजेस। चैलेंजेस से वो बाउंस बैक करती है, बाउंस बैक, दैट इज समथिंग। एंड दूसरे का एग्जांपल देखिए, द ग्लास इज ब्रिटल एंड कैन ब्रेक इजिली। कांच की रही होगी दोस्तों, तभी तो आसानी से, स्टील वाली कहां टूट जाएगी, ठीक है बच्चे। क्रंची तो आप अच्छे से जानते, करकरा होता है कि कुरकुरा होता है? कुरकरा नहीं, करकरा, कुरकुरो, कुरकुरा। ए देखो आप समझ लो हिंदी में क्या होता है। मेकिंग अ साउंड व्हेन ईटेन, और जब आप उसको खाते हो, क्रंच, इसको कुरकुरा कहते हैं, इसी को क्रंची कहते हैं। द चिप्स आर क्रंची एंड डिलीशियस। दूसरा, डेलिकेट होता है, बहुत ही मुलायम। आपने कहा कितना डेलिकेट है ये चीज, मुलायम है, सॉफ्ट है ना, दैट इज डेलिकेट। फ्रिजाइल एंड इजिली डैमेज्ड, जो फ्रिजाइल है, काफी नाजुक है, वीक है, इजिली डैमेज्ड हो जाता है, उसको डेलिकेट कहते हैं। कहते हैं ये बंदा दिल से ना बड़ा डेलिकेट है, इसको कुछ कहा मत करो। सो हैंडल द वेस विद डेलिकेट केयर, बड़े डेलिकेट केयर के साथ वेस को हैंडल कीजिए, तेज से दबाओगे टूट जाएगा। सो डेलिकेट होता है। तीसरा वर्ड देखिए, अलूफ। अलूफ का मतलब होता है जो अलग, नॉट फ्रेंडली और विनिंग टू टेक पार्ट इन थिंग्स, डिस्टेंट और डिटैच्ड है, यानी किसी चीज के साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है। डिस्टेंट और डिटैच्ड है, अलग रहता है, दूर है, हम उसको कहते हैं अलूफ। जैसे ही रिमेन्ड अलूफ ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, लोग बतियाए पड़े, ये चुप बैठा पड़ा है भाई साहब, तो ये अलूफ है। ये चुप बैठा पड़ा, ये बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रहा, ये अलूफ है, इसी को अलूफ कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स, रोहन इज द वन हु अपोजेस अदर्स। वाओ, नो मैटर व्हाट दे टेल हिम। रोहन उनमें से है जो अपोज करता है दूसरों को, वन हु अपोजेस अदर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपके चार ऑप्शन है, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, एनोटमिस्ट या प्रोटागोनिस्ट। जो दूसरों का विरोध करता है विरोधी हो गया, और उसके लिए एंटागोनिस्ट वर्ड यूज किया जाता है। एंटागोनिस्ट एक अपोनेंट या एनिमी को कहते हैं दोस्तों, जो विरोधी है, नॉट इन योर फेवर, ही इज एंटागोनिस्ट। द एंटागोनिस्ट ट्राइड टू स्टॉप द हीरो, हीरो को रोकने की पूरी कोशिश करी क्योंकि ये उनका विरोधी है, तो दिस इज एंटागोनिस्ट।
एगोनिस्ट का मतलब एक मसल दैट कॉजेज मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, संकुचन द्वारा चलने वाली जो पेशी है उसको कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, द बाइसेप्स एक्ट एज एन एगोनिस्ट व्हेन बेंड योर एल्बो। जब आप अपनी एल्बो को बेंड करते हो तो बाइसेप्स एक्ट एज एन एगोनिस्ट, मसल्स आपकी क्या होती, संकुचित हो जाती है। राइट। और एनाटॉमिस्ट क्या है? एक पर्सन हु स्टडीज बॉडी स्ट्रक्चर, जो बॉडी स्ट्रक्चर की पूरी स्टडी कर रहा है, संरचना कैसे बनी, कहां पे कौन सी हड्डी लगी, कहां पे क्या पसली असली सब लगा दे चेक करता, उसको कहते हैं शरीर विज्ञानी। दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिस्ट। एनाटॉमी होता है ये विज्ञान, और इसकी स्टडी करने वाला एनाटॉमिस्ट हो जाता है। द एनाटॉमिस्ट एक्सप्लेन्ड द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन को बताता है कि देखिए यहाँ पे ये हड्डियां ऐसी है, इतने सारी पसलियां होती हैं, ऐसे ये बैक है, ऐसे करके सारी चीजें। तो एनाटॉमिस्ट एनाटॉमी करता है। एनाटॉमी वो स्टडी है दोस्तों। प्रोटागोनिस्ट ये क्या है? द मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी। किसी स्टोरी का जो मुख्य पात्र होता है ना, किसी नाटक का मुख्य पात्र जो होता है उसी को कहते हैं प्रोटागोनिस्ट दोस्तों। द प्रोटागोनिस्ट सेव्ड द विलेज इन द स्टोरी। कहानी में उसने गांव को बचा लिया। दिस इज प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट किसी कहानी का मुख्य पात्र। जैसे मूवी देख के आते हो ना, ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये भाई साहब उस मूवी के मुख्य किरदार होते हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, अल्लू अर्जुन, ये कौन है दोस्तों? ये प्रकार से प्रोटागोनिस्ट हो जाएंगे क्योंकि मुख्य पात्र हैं, द मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी। आ गई बात समझ में? एक्टिव पैसिव वॉइस है, द लेटर वाज बीइंग टाइप्ड। अब देखो ये तुम्हारा ऑलरेडी बी की फॉर्म में पैसिव वॉइस है, जब ये आईएनजी की फॉर्म में बी लग गया तो ये इसमें चला जाएगा, और तुम्हारी हेल्पिंग में मेन ऑफ की मिलेगी टाइपिंग। ये होना चाहिए वॉज टाइपिंग या तो वर्ड टाइपिंग, कुछ ऐसा होना चाहिए। सेक्रेटरी है, वॉज टाइपिंग आना चाहिए। जैसे यहाँ पे विल है, टाइप्स है, इज है, तीन ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू फाइंड द राइट आंसर। सबसे आसान तरीका है ये। एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, इट टेक्स टाइम, बट होती है बढ़िया से, है ना। तो दोस्तों एलिमिनेशन जरूर करते चलिए, बढ़िया से सब कुछ हो जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बीइंग टाइप्ड। वॉज बीइंग टाइप्ड में वॉज, आप याद करो जब आपका सेंटेंस आईएनजी फॉर्म ऐसा होता है तो इसी को तो करते हो, ये जो आईएनजी फॉर्म में है उसी फॉर्म की बी लगा देते हो और उस मेन ऑफ को थर्ड फॉर्म कर देते हो। यही तो लिखा है वहां पे, वॉज बीइंग टाइप्ड। तो वॉज बीइंग टाइप्ड को हमने हटा के वॉज टाइपिंग कर दिया, वॉज टाइपिंग बन गया हमारा, बन गया ना। तो ऐसे ही किया जाता है दोस्तों। आगे आ जाइए। अ डाइम अ डजन, कौड़ियों के भाव कहते हैं इसको। वेराइटी ऑफ ह्यूमैनिटीज, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। तीसरा कहता है वेरी वेल्दी, बहुत अमीर। और चौथा अ फेयर ट्रेड, फेयर ट्रेड। अरे इसका है कौड़ियों के भाव, इसको कहते हैं समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल इज नोन एज अ डाइम अ डजन। कौड़ियों के भाव, वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू। लिटिल वैल्यू का मतलब हो गया बहुत ही तुच्छ, तुच्छ बहुत ही तुच्छ, तुच्छ वैल्यू है तो बहुत ही तुच्छ वैल्यू का मतलब है बहुत आम और सस्ता होना। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स आर अ डाइम अ डजन दीज डेज। जिसको देखो वही लेके हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, दिस इज फलाना डे। जिसको देखो ब्लॉगिंग शुरू कर दिया यार। तो ये एक प्रकार से डाइम अ डजन हो गया पूरा, मतलब कौड़ियों के भाव चल रहे हैं भाई साहब। 5 व्यू 10 व्यू में लेके जी रहे हैं जिंदगी। राइट, दिस इज कॉल्ड डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन। याद रखिएगा, डाइम अ डजन दैट इज समथिंग दैट इज वेरी चीप, वेरी चीप, नॉट वैल्यू, नॉट ए स्पेशल। एक्सपर्टीज, सिमिलर बताना, ये तो कर लोगे आप। लोग पूछते ना कि अरे डॉक्टर साहब आपकी किसमें एक्सपर्टीज है, वो कहते हैं सर मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं। कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप? हाँ जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो इसका मतलब उनका हार्ट में एक्सपर्टीज है। आप क्या हैं? आप डेंटिस्ट हैं। अच्छा, तो दांत में आपकी एक्सपर्टीज है, फिजिशियन। ओहो हो। तो एक्सपर्टीज का मतलब है किसमें आप विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ आदमी है। 4 ऑप्शन है, लैक, क्लम्सीनेस, इग्नोरेंस। नीचे के 3 शब्द आप नेगेटिव नहीं लग रहा है। इग्नोरेंस होता है अज्ञानता, क्लम्सीनेस होता है भद्दापन, लैक मतलब होता है कमी। ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं और एक्सपर्टीज तो हमारा पॉजिटिव है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज प्रोफिशिएंसी। दैट्स योर आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोफिशिएंसी इज योर आंसर। प्रोफिशिएंसी मींस होता है हाई लेवल ऑफ स्किल। हिंदी में इसको निपुणता कहते हैं दोस्तों। हाई लेवल ऑफ स्किल, हाई लेवल ऑफ स्किल है किसी में।
प्रोफिशिएंट है वो, तो प्रोफिशिएंसी, ही शोड ग्रेट प्रोफिशिएंसी इन फ्रेंच, उसने फ्रेंच में ग्रेट प्रोफिशिएंसी शो करी। अच्छा, एक्सपर्टीज आपका प्रश्न था, है ना, विशेष ज्ञान, हर एक्सपर्टीज इन डेटा इज रिमार्केबल, प्रशंसनीय। बाकी ऑप्शंस देखिए, इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, हमने अभी बताया था, अज्ञानता है, जैसे हिज इग्नोरेंस ऑफ द लॉ लेड टू मिस्टेक्स, एक प्रश्न हो गया। क्लमसीनेस होता है भद्दापन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और ग्रेस, क्लमसीनेस, क्लमसी से बना होता है दोस्तों, जब नेस जोड़ते हैं तो वाई हटा के आई बना देते हैं, ये वाला, ठीक है। हिज क्लमसीनेस कॉज्ड द वेस्ट टू ब्रेक, और तीसरा है लैक, मतलब होता है सेंस ऑफ शॉर्ट, सेंस ऑफ शॉर्ट इस कोई चीज की कमी। द प्लान फेल्ड ड्यू टू अ लैक ऑफ फंड्स, पैसे ही नहीं थे, प्लान फेल्ड हो ही जाएगा। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वो कैप भी होगी दोस्तों। आगे बढ़िए, एरर है क्या, करेक्ट स्पेलिंग है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए कौन सी स्पेलिंग गलत है। आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर, ठीक है, फॉर अ ड्रिंक, ओके, बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर, ओके, ठीक है, हैड फ्रोजन, सो आई कुड नॉट क्वेंच माई थर्स्ट, QUENCH, क्वेंच की स्पेलिंग होती है QUENCH। प्यारे बच्चों, क्वेंच की स्पेलिंग गलत है, QUENCH। क्वेंच मीन्स होता है सेटिस्फाई वंस थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग समथिंग, यानी प्यास लगी है, आप पानी पी लिए, आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आपने जूस पी लिया, आपने लस्सी पी लिया, प्यास लगी थी, आपने प्यास बुझा ली, नींबू पानी पी लिया, सिकंजी पी ली, कोई भी चीज पी के जैसे ही आप अपने प्यास को, अपनी थर्स्ट को सेटिस्फाई करते हो, है ना, उसी को क्वेंच करना कहते हैं। जैसे ही ड्रैंक वाटर टू क्वेंच हिज थर्स्ट, अपनी थर्स्ट को बुझाने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए, थर्स्ट मीन्स होता है प्यास, बुझाने के लिए ही ड्रैंक सम वाटर टू क्वेंच हिज थर्स्ट, ठीक है। तो गाइस, क्वेंच मीन्स होता है बुझाना, क्या बुझाना, हमेशा याद रखना, प्यास बुझाना। अगर बुझाना किसी और सेंस में जाएगा, जैसे आग बुझाना, कहीं पे आग लग गई है, उसको भी बुझाना है, प्यास लगी है, ये भी बुझाना है, प्यास लगी है तो बुझाना है, तो क्वेंच योर थर्स्ट, और आग लगी है बुझाना है तो एक्सटिंग्विश द फायर, एक्सटिंग्विश, आग बुझाना एक्सटिंग्विश, प्यास बुझाना क्वेंच, याद रहेगा दोस्तों। एक्सटिंग्विश लिख लीजिए आप लोग, एक्सटिंग्विश एंड क्वेंच, ये दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का मतलब बुझाना ही होता है। अरेंजमेंट, ओह बड़ा छोटा सा आया है, एन ओपन माइंड सीक इट विद फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताइए, बहुत छोटा सा है, कम ऑन एवरीवन, हो गया टाइम्स अप दोस्तों। सबसे पहला पार्ट ही तो खोजना था, सब्जेक्ट यहां पे, वो भी यहां पे, तो यही तो फर्स्ट होगा। नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, अब कंफर्म हो गया, आर फर्स्ट है, तो ये तीन ऑप्शन ऐसी साइड हो गए, आंसर तो ऐसे ही हो गया था। नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, नॉलेज एक पावरफुल टूल है, किन के लिए, फॉर पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सीक इट विद एन ओपन माइंड, अब आप कहोगे सर ये कैसे कनेक्ट हुआ, बच्चे यहां से यहां तक तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस है, फिर उसके बाद एक कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद ये जो सीक है ना, उसने कहा सीक इट, दैट्स योर, दिस इज योर मेन ऑफ एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो ये तुम्हारा सेंटेंस यहां से इंपेरेटिव चालू हो जाता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो सीक इट, इट मतलब किसको सीक करना है, नॉलेज को, विद एन ओपन माइंड, खुले दिमाग से इसको सीक करो, बन गया सेंटेंस हमारा। तो हमारा इस तरीके से छोटा सा अरेंजमेंट था। चलो अगला देखो, कंटेंस एंड एरर, एरर फाइंड करनी है। सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे, क्या होना चाहिए दोस्तों, कम ऑन एवरीवन, जस्ट थिंक एंड आंसर द क्वेश्चन। अगर कंट्री की प्रॉब्लम है तो वो इंटीरियर होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल होती है, कहते नहीं ये हमारा आंतरिक मामला है, इंटरनल प्रॉब्लम। माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीरियर डेकोरेशन होता है, प्रॉब्लम नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, इंटरनल इशू, इंटरनल मामला, इंटरनल व्हाटएवर, तो कहते ना ये हमारा आंतरिक मामला है, हम निपट लेंगे, आप मत आइए बीच में, तो इसका मतलब वो उनका इंटरनल मामला है। आ गई बात समझ में, शब्दों का ही शब्द बदल दिया इसने। तो सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटरनल प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे,
यानी कंट्री के इंटरनल प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशंस हैं आर स्टिल आ लॉन्ग वे अवे, अभी काफी कोसों दूर है, टाइम लगेगा अभी उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी को जाएगा, बिकॉज इंटीरियर इज गिवन ऑप्शन डी। गॉट इट एवरीवन? लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। आपको बताना है अपोजिट ऑफ सक्सेस। भाई इससे आसान आज तक कोई क्वेश्चन ही नहीं कराया। सक्सेस इज कामयाबी, फेलियर इज नाकामयाबी, एंड फेलियर इवन डिक्टो वर्ड इज गिवन फेलियर, ऑप्शन नंबर डी। सी दिस इज फेलियर, अपोजिट चाहिए, फेलियर लगाओ। फेलियर का मतलब है लैक ऑफ सक्सेस, असफलता। जहां पे कामयाबी नहीं मिली उसको हम फेलियर कहते हैं। ही लर्नड वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम हिज फेलियर, अपनी फेलियर से उसने वैल्यूएबल लेसन्स सीखे, बहुत सारे सबक सीखे। दैट इज फेलियर, दैट इज असफलता। सेंसेशन क्या है बच्चों? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और रिएक्शन को सेंसेशन कहा जाता है। हिंदी में संवेदना या उत्तेजना कहते हैं इसे दोस्तों। सेंसेशन कहते हैं ना यार, ठंडा पानी पीते एकदम मुंह में झंझनाहट सी आ जाती है। आजकल वो बहुत सारे टीवी में ऐड भी तो आते हैं, आप देखते होंगे सेंसेशन पर। हाँ, दांतों में सेंसेशन है, ये वाला कोलगेट करिए, वो वाला टूथपेस्ट करिए, ये वाला टूथपेस्ट करिए। द मूवी क्रिएटेड अ सेंसेशन अक्रॉस द कंट्री, है ना, छावा मूवी ने स्पेशली। ऑप्यूलेंस होता है रिच, अमीरी। ग्रेट वेल्थ और लग्जूरियसनेस, बहुत ही अमीरी। एक्चुअली ऑप्यूलेंट होता है एडजेक्टिव, ऑप्यूलेंस होता है नाउन। तो ऑप्यूलेंस होता है अमीरी, ऑप्यूलेंट होता है अमीर, ठीक है। द पैलेस वॉज अ सिंबल ऑफ रॉयल ऑप्यूलेंस, पैलेस सिंबल है रॉयल ऑप्यूलेंस का। और तीसरा है विक्ट्री, मतलब जीत है। द एक्ट ऑफ विनिंग, द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री विद ग्रेट जॉय। कितने आसान आसान से एग्जाम्पल्स डालने के पीछे पर्पस है उस वर्ड का एग्जैक्टली यूज करना आप सीख सको। आखिर उन वर्ड्स को हम सेंटेंस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सिखाना मेरा पर्पस है आपको। और जब आप उस वर्ड की हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और प्लस सेंटेंस में यूज, ये तीनों पाते हैं ना, तो वर्ड ही दिमाग में छप जाता है। ये हमारा ह्यूमन माइंड जो है ना, इस तरीके से काम करता है। एग्जैक्टली उसको यूज कैसे करेंगे वो सिखा दो तो आपके दिमाग में छप गया, है ना। सो ध्यान रखें इन चीजों का दोस्तों। आगे आते हैं। His eloquent speech always persuades people to work for their betterment. अब देखिए, eloquent speech always persuades people to work for their betterment, यानी उनकी जो स्पीच है eloquent, वो परसुएड करती है लोगों को, तैयार करती है लोगों को बेटरमेंट के लिए, साथ में काम करने के लिए। आपको इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। इलोक्वेंट, पराटेदार, एकदम से मस्त। देखो, वेग होता है अनक्लियर, शॉर्ट होता है छोटी सी। अब बचे इनआर्टिकुलेट और आर्टिकुलेट। बच्चे, आर्टिकुलेट का मतलब होता है एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली। तो अगर स्पीच आपकी अनक्लियर होगी तो लोग अपने साथ में काम कैसे करेंगे बेटरमेंट के लिए? यानी स्पीच प्रभावी थी और साफ साफ थी, है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने जब स्पीच दिया तो पूरी दुनिया उनकी बातों से चौंक गई थी दोस्तों। तो ये एकदम साफ साफ क्लियर, दैट इज आर्टिकुलेट। शी इज एन आर्टिकुलेट स्पीकर, यानी उसकी बातें एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, थॉट्स के साथ एकदम साफ सुथरी होती है। और इलोक्वेंट का मतलब भी है फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, बोलने में एकदम वाक्पटु कहते हैं इसको हिंदी में। और वाक्पटु तभी होगा इंसान जब वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल साफ बोल रहा है दोस्तों, एकदम साफ सुथरा बोल रहा है, तो वो इलोक्वेंट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो करेक्ट आंसर आपका आर्टिकुलेट होगा। इसी का अपोजिट बन जाता है इनआर्टिकुलेट। इसका मतलब है क्लियर नहीं होना, और आर्टिकुलेट मींस होता है बिल्कुल साफ साफ होना, ठीक है। वेग मतलब भी होता है अनक्लियर। मैं इसको ऐसे याद कराता हूं कि अगर आप बाइक चलाओ काफी वेग में, काफी तेज वेग में, 80-90 की रफ्तार में बाइक चल रही है और हेलमेट नहीं लगा, चश्मा नहीं लगा, हेलमेट नहीं लगा, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है हवा से, और फिर उसके बाद सामने कुछ दिखता ही नहीं, धुंधला धुंधला सा आ जाता है, क्योंकि पानी की एक लेयर आंख में जम गई। फिर ऐसे करके पानी बहाते हैं आंसू, फिर दिखते हैं, फिर वो स्लो करते हैं। वेग होता है दोस्तों अनक्लियर। इनआर्टिकुलेट भी अनक्लियर, शॉर्ट मतलब होता है छोटा या संक्षिप्त। हिज आंसर वॉज वेग एंड कंफ्यूजिंग। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज इनआर्टिकुलेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी पता नहीं क्या ही बोल रही थी, वो बोल रहा था। ही गेव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हो गया ना दोस्तों, बढ़िया बढ़िया। देखो ऐसे ही प्रश्न हम करेंगे, 14 हो गया, अभी आगे बहुत सारे बाकी हैं, इसी तरीके से करेंगे। अगर मजा आ रहा है तो थोड़ा थम्स अप जरूर दे दीजिएगा।
मुझे खुशी होगी अगर आपके कमेंट्स कुछ आ जाएं कि आखिर किस तरीके से आपको ये सेशन बेनिफिट दे पा रहा है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। एटलीस्ट एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए फटाफट। अगर आप अभी तक इस सेशन को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह शो पसंद आ रहा है और आप इस सीरीज को पूरा जरूर करेंगे दोस्तों। लाइक कर दीजिए फटाफट वीडियो को, शेयर कर दीजिए साथियों के पास, और माय डियर स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको ये शो। रेगुलर क्लास में आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से पैरा जंबल आ गया अरेंजमेंट के लिए। ए बी सी डी 3 ऑप्शंस को अरेंज करिए। चलिए बड़ा ही छोटा सा कहानी टाइप का है दोस्तों, पूरी स्टोरी है, पूरी की पूरी स्टोरी है, पूरी की पूरी कहानी है इसमें। आपका ऑर्डर सबसे पहला यहां पे ये है BCAD। कैसे बनेगा समझाता हूं। देखो सबसे पहला पार्ट चाहिए आपको। अब पहले में कहता है एक बिग फैंसी ड्रेस बॉल वॉज अरेंज्ड टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग। लेकिन घर आ कौन रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो पहले कोई तो घर आना चाहिए ना, तो ए कैंसिल हो गया। बी में कहता है इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ यंग गर्ल। देखो इसमें ऐसा कुछ डिपेंडेंट वर्ड नहीं दिया कि इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक, कि एक यंग गर्ल के लिए ये पक्का एक टेरिबल शॉक रहा होगा, ठीक है। तो कुछ भी डिपेंडेंट वर्ड नहीं है। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये किसी नाउन की जगह पे नहीं आ रहा, ठीक है। आगे आ जाओ, जैसे इट इज रेनिंग, तो इट किसी नाउन की जगह पे नहीं है। तीसरा देखो लिखा हुआ है दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून। थोड़ी कहानी को ऐसे लिंक करो कि दे हैड बीन मैरिड अ मंथ, यानी एक साल में उन्होंने शादी, एक महीने में उन्होंने शादी करी होगी। जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून, ठीक है ना। तो जब होम आए हनीमून के टाइम से एक महीने पहले। जस्ट एज द गेस्ट वर स्टार्टिंग टू अराइव, तो जैसे ही गेस्ट आना शुरू हो गए तो चार्ली लॉक्ड, मतलब अब देखो यहां पे गेस्ट आए तो चार्ली ने लॉक कर लिया। इसका मतलब ये हनीमून से घूम के आए होंगे। अब गेस्ट आके पूछ रहे हैं हाउ वाज योर हनीमून। ये कौन से गेस्ट होते हैं भाई, ऐसे सवाल कौन पूछता है? हाँ, तो लॉक कर लिया हिमसेल्फ इनटू हिज बेडरूम एंड शॉट हिमसेल्फ, खुद को गोली मार ली। बताइए भाई साहब। अब देखो कहानी, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया बी में आपने कहा कि एक यंग गर्ल के लिए ये काफी शॉकिंग रहा होगा। तो इसका मतलब एक तो यंग गर्ल है और एक वो इंसान जिसने अपने आप को गोली मार ली, उसका पति। तो दो हो गए यहां पे। यही दो की वजह से वो दे और देयर यूज कर रहे हैं, ठीक। फिर आगे कह रहा है दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून, यानी हनीमून से घर आए केवल एक महीने ही हुए थे, महीना भर मात्र बचा था। तो बी के बाद आपको दूसरे नंबर पे फिर इसी को डालना पड़ेगा, सी। अब देखो इसके बाद क्या बना, एक बिग फैंसी ड्रेस बॉल वॉज अरेंज्ड टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग। अब जब वो घर वापस आ गए हनीमून से, तो उसके लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक बिग फैंसी ड्रेस बॉल वॉज अरेंज्ड, कि आ गए। चलो अब जब सेलिब्रेट करना है तो मेहमान चाहिए, गेस्ट चाहिए, तो गेस्ट उसके बाद आएंगे। तो तीसरे नंबर पे आपका ए आएगा, फिर गेस्ट आएंगे और गेस्ट आने में वो कमरे में गया और अपने आप को गोली मार ली। ये कहानी बनी BCAD, ठीक है। BCAD इज द आंसर। ही मस्ट डिलीवर पिज्जा। मस्ट डिलीवर का पैसू बना दीजिए आप, और चाहिए क्या? मस्ट डिलीवर, इसका पैसू वाइज मोडाल एज इट इज रहेगा। मेन वर्ब का ही पैसू बनता है, हेल्पिंग वर्ब को बनता नहीं। किस फॉर्म की मेन वर्ब लिखी हुई है ये? फर्स्ट फॉर्म की। फर्स्ट की बी लगा दो और इसी मेन वर्ब का डिलीवर्ड कर दो, डी जोड़ दो बस, ED बन गया। मस्ट बी डिलीवर्ड। अब अपने चारों ऑप्शंस देखो, ये हैज है, ये हैव है, ये कैन है। मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मोडाल्स नहीं चेंज करते, मोडाल सेम रखना है दोस्तों, ध्यान रखिए। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, let's have next question. The crux of his argument was that education should continue throughout life. Okay, select the most appropriate synonym. अच्छा देखो कहना क्या रहा है, सेंटेंस को समझो पहले। कह रहा है the crux of his argument, उसके बहस का जो क्रक्स था was that, वो ये था कि एजुकेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। तो मतलब यहां पे कुछ लोग बहस कर रहे थे
और बहस करने के बाद आखिरी में जो निष्कर्ष निकला वो ये कि एजुकेशन को पूरे जीवन कंटिन्यू रखना चाहिए, ये निष्कर्ष निकला। तो आप यहां पे कहना चाह रहे हो द कॉन्क्लूजन ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, लेकिन चारों ऑप्शन में कॉन्क्लूजन नहीं है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द आर्ग्यूमेंट, चारों ऑप्शंस में कॉन्सिक्वेंसेज भी नहीं। द इफेक्ट, द रिजल्ट, वो भी नहीं है। तो इनसे मिलता जुलता एक शब्द है अपने पास, दैट इज एसेंस। द एसेंस ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, एसेंस का मतलब होता है सार, द बेसिक नेचर और क्वालिटी, यानी किसी चीज का जो बेसिक सार, कि भैया इसका सार क्या निकला, तुम लोगों ने लड़ाई करी, उसका सार क्या निकला, भैया उसको सार ये निकला, तो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ समथिंग, राइट। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्रीडम। अब दूसरा वर्ड क्या था, क्रक्स, जो आपका प्रश्न है। क्रक्स का मतलब है मूल बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द क्रक्स, दैट्स योर आंसर, एसेंस। द क्रक्स ऑफ द इशू इज पुअर कम्युनिकेशन। ओके, बाकी देखो, प्रपोजल तो आप अच्छे से जानते हो, प्रपोजल इज प्रस्ताव, कि भैया उनकी तरफ से प्रपोजल आया, शादी का प्रपोजल, बिजनेस का प्रपोजल, दैट इज प्रस्ताव, ठीक है। ही सबमिटेड अ प्रपोजल फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, एटिकेट की स्पेलिंग रट लेना, ETIQUETTE, ऐसे याद रखो, ETIETQU फिर ETTE, ठीक है। एटिकेट का मतलब है रूल्स और रूल्स ऑफ पोलाइट बिहेवियर। कहते हैं ना आप में एटिकेट्स बहुत है, तो एटिकेट्स बहुत है, दैट मीन्स आप में सभ्यता बहुत है, शिष्टाचार बहुत है। टेबल एटिकेट्स इज इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल डिनर। फॉर्मल डिनर हो तो वहां पे टेबल एटिकेट्स होते हैं कि बैठना है, कैसे क्या करना है, कैसे खाना, पता चले आप टेबल पे बैठ गए, अद्दे साना सान दाल चावल जय करके ये मारे, ऐसे नहीं होता भाई। आराम से डोसा खा रहे, डोसा दे सान सान के डोसा इसे करके डेब डुबा के, अरे भाई फॉक वॉक यूज कर लो, टेबल एटिकेट्स कुछ होते हैं, है ना। तो ये उस हिसाब से समझा रहे हैं, बाकी यार अपने हिसाब से कहो, टेंशन नहीं लेने का। एंड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जैसे होता है ना, एक प्रिलिमिनरी वर्जन। शी प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, यानी कि शुरुआत में प्रिलिमिनरी पहले वाला वर्जन, कि ये आ गया, अभी ठीक है तो आगे कंटिन्यू, राइट। ये हो जाएगा ड्राफ्ट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब्स्टिट्यूट बताना है उस अंडरलाइन सेगमेंट का। शी बिलीव्ड शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। वाओ, इसको कहते हैं बलि का बकरा। शी बिलीव्ड, उसका ये मानना था कि शी हैड बीन ब्लेम्ड, उसको ब्लेम किया जा रहा था, फॉर द मिस्टेक्स, उन गलतियों के लिए जो ऑफ अदर्स, दूसरों की है, फॉर व्हाट हैपेंड, जो कुछ भी हुआ, यानी किसी और की गलती का इल्जाम किसी और पे लग रहा है, इसे कहते हैं बलि का बकरा। क्या कहते हैं, बलि का बकरा। अब बकरा की बीवी होती है बकरी, और बकरी का ना, बकरा की बीवी बकरी, और बकरी को इंग्लिश में कहते हैं गोट। इसी गोट के पहले लगा दीजिए स्केप, स्केप गोट, ये होती है बलि की बकरी। मतलब इंग्लिश में बोलना है बलि का बकरा, मतलब हिंदी में बोलना है बलि का बकरा, और इंग्लिश में लगाना है गोट। क्या ही मजा आ गया यार अंग्रेजी वालों का। मेड अ स्केप गोट, मेड अ स्केप गोट का मतलब है बलि का बकरा बनाना, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग, बलि का बकरा, इज नोन एज स्केपगोट। बाकी देखो, ही वॉज मेड द स्केपगोट फॉर द कंपनीज फेलियर, कंपनी के फेलियर का किसी और को बलि का बकरा बना दिया। बाकी देखो, सेप्टिक क्या होता है बच्चे, अ पर्सन हु डाउट्स और क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ समथिंग, हिंदी में इसको संशयवादी कहते हैं दोस्तों, और इसको इंग्लिश में सेप्टिक कहते हैं। एक ऐसा पर्सन जो डाउट करता है या क्वेश्चन करता है द वैलिडिटी ऑफ समथिंग, हिंदी में संशयवादी, संदेह है, पूछ रहा है भाई, जरूरी है, उसे कहते हैं बच्चे सेप्टिक। द सेप्टिक रिफ्यूज्ड टू बिलीव द न्यूज विदाउट प्रूफ, वो कहता है हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप पहले सबूत दीजिए, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी है, थे ना बहुत सारे लोग, दे ऑल आर सेप्टिक्स, वो सब सेप्टिक है। स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी महिला जो बुजुर्ग हो गई और शादी अभी तक नहीं करी, कोई ऐसी महिला जो शादी नहीं करी और बुजुर्ग हो चुकी है ना। एन अनमैरिड वुमेन टिपिकली ओल्डर, जैसे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी सुश्री मायावती जी, उन्होंने शादी आज तक नहीं करी, मायावती जी ने,
तो अभी भी वो कुमारी हैं, और अगर उन्होंने शादी करी होती तो उनके बेटे के हो जाते, चौथी पीढ़ी वो देख रही होती, तीसरी चौथी पीढ़ी। तो वो कौन हुई? वो इंस्पेंस्टर हुई, राइट। शी रिमेन्ड अ स्पिंस्टर फोकसिंग ऑन हर करियर, कि भैया शादी वादी में क्या रखे, करियर पे ध्यान दो, स्पिंस्टर। और तीसरा है सैवेज। सैवेज मतलब होता है जंगली, क्रूर, क्रूवेल, वायलेंट, अनटेम्ड, इसे हम सैवेज कहते हैं। जंगली, सारी वेज खा गई इसकी गाय, जंगली कहीं की, सारी वेज खा गई, सैवेज सारी वेज, ऐसे याद रखो। सब्जी मंडी में एक बैल घुस आया और एक किसान की सारी वेज खा गया, सारी वेज खा गया, तो कह रहा है सारी वेज खा गया, मेरी एक नंबर का सैवेज है, किसका है ये जानवर? तो सैवेज मतलब होता है जंगली, क्रूर। द सैवेज एनिमल अटैक्ड एनीवन हु केम क्लोज, किसी पर भी अटैक किया जो उसके पास आया, किसी को नहीं छोड़ा, यूं किया यूं उड़ा दिया, है ना। दिस इज कॉल्ड सैवेज, जंगली। नेक्स्ट वर्ड, नोबडी इज फूल, किसी का मूर्ख नहीं है ये। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन यूनिट, ठीक है। नोबडी इज फूल, नोबडी इज फूल, ये नोबडी इज फूल है। नॉट इजिली डिसीव्ड, द वाइजेस्ट पर्सन, अ कंप्लीटेड फूल, ऑल आर फूल, जबकि आंसर होना चाहिए नॉट इजिली डिसीव्ड। वो कह रहे हैं नोबडी इज फूल। देखो फूल का मतलब बेवकूफ, बेवकूफ यानी कि किसी ने धोखा किया किसी के साथ, वो बेवकूफ बन गया, उल्लू बन गया, तो लोगों ने उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, ले 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 ले, तो इसका मतलब वो आदमी को किसी ने बेवकूफ बनाया। अब आपका प्रश्न है नोबडी इज फूल, यानी किसी का फूल नहीं है, इसका मतलब 10 लोग मिले उससे और 10 ने कहा भैया मैं भी फूल नहीं बना पाया, मैं भी फूल नहीं बना पाया, मैं भी फूल नहीं बना पाया, यानी कोई उसको फूल नहीं बना पाया, तो वो क्या है? आसानी से फूल या धोखा नहीं खाया, नॉट इजिली डिसीव्ड। नोबडी इज फूल मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, someone who is smart and aware of others intention, उसको पता है इसका सामने वाले का क्या इरादा है, वो एकदम चिल है ब्रो। She is nobody's fool and could easily see through his lies, one example भी हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। They secret decide to leave the town, error spot करनी है, spot the error। My dear student, सबसे पहला they सब्जेक्ट हुआ, सीक्रेट, दिस इज माई सीक्रेट, दैट इज योर सीक्रेट, तो सीक्रेट एक प्रकार का नाउन जैसा है, एडजेक्टिव भी होता है। डिसाइडेड आपकी वर्ब है, अब आप वर्ब के लिए चाहिए तो आप एडवर्ब लिखोगे, सीक्रेट तो हो ही नहीं सकता, एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है, तो ये एडजेक्टिव है, और हमें एडवर्ब चाहिए वर्ब के लिए, तो आपको उसके साथ जोड़ना पड़ेगा ly। दे सीक्रेटली क्या किया? डिसाइड किया, क्या करने के लिए? डिसाइड के बाद टू आता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब लिख दिया, तो यहां पे ऑब्जेक्ट लिखना है, द टाउन, लीव द टाउन, सही है। तो सीक्रेट का सीक्रेटली कर दो, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट। प्यारे साथियों, ये क्या कहता है? कहता है नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बड़े ध्यान से करना, बहुत शानदार सेट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। वी हैव मिस्टर एक्स, हमारे पास मिस्टर एक्स हैं, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। ये एक्चुअली ये जो मिस्टर एक्स लिख रखा है, ये पैराग्राफ है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी पर, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी पर ये पूरा पैराग्राफ है, लेकिन लिखा उन्होंने मिस्टर है, लिखना चाहिए था मिसेस, ठीक है ना, या मिस, जो भी है। सो गाइज यहां पे कहते हैं नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट हैज कम as a surprise, it has come as a surprise, it has come as a surprise dash scheduled tribe। अब कहता है it has come as a surprise, तो ये सरप्राइज है scheduled tribes के लिए, who are dash the most marginalized groups of the country। तो ये है सरप्राइज टू someone, it has come as a surprise to scheduled tribes, सरप्राइज टू समवन, सरप्राइज टू समवन, सरप्राइज टू समवन, राइट। सो आपका यहां पे प्रपोजिशन फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या लिखेंगे? फिक्स्ड प्रपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, हटा दीजिए बाकी ऑप्शंस। इट हैज कम एज अ सरप्राइज टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर डैश द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, हु आर जो हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सरप्राइज है उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए, हु आर जो हैं द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री के बीच में से एक ये भी हैं,
इसका मतलब देयर आर सो मेनी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन द कंट्री, और उन्हीं के बीच में से एक ग्रुप है हमारा SC ST, तो ST उन्हीं के बीच में से, दैट इज अमंग, जिसका मतलब है के बीच, बाकी ये थ्रू है, थ्रू नहीं, जैसे कहते हैं ना वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, इट डजंट मेक एनी सेंस। देयरफॉर कंक्लूड करता है, दिस इज नॉट ए कंक्लूजन, ऑन टू का भी कोई सेंस यहां पे नहीं है ना। ओके, अब आगे देखो, इसके बाद आता है 23, ये वाला, द कंट्री, ठीक है। द आदिवासीज ऑफ इंडिया, प्लूरल है तो हैव लगाया, हैव बीन डैश सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। अब आपने पहले ही बोल दिया है इन्हीं को कि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में से एक ग्रुप हमारा ST का भी है, तो ये जाहिर सी बात है हैव बीन थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है तो ये भी आपका मार्जिनलाइज्ड ही हो जाएगा। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है जिसको कम इंपॉर्टेंस मिली होती है, इसीलिए तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो वहां पे रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया, क्योंकि ST कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं था, मतलब वैल्यू नहीं देते थे लोग पहले, उनको लगता था ये बस ऐसी काम के लिए है, आगे बढ़ने ही नहीं देते थे, तो यहां पे एक दिक्कत होती थी। ट्रीटेड एज अनइंपॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट, कम महत्वपूर्ण किसी को समझना, दैट इज मार्जिनलाइज्ड सेक्टर। वहीं पर सेंसर्ड होता है कि संशोधित करना, टू रिमूव और सप्रेस इंफॉर्मेशन, जैसे आप देखते होंगे सेंसर बोर्ड है ना, निंदित करना। एलिवेट करना मतलब एलिवेशन, एलिवेटर होता है ना, रेज करना, ऊपर की ओर जाना, उच्च किया किसी को। अपलिफ्टेड भी ऊपर करना, अब ये ऊपर तो है ही नहीं भाई, ये तो मार्जिनलाइज्ड है, क्योंकि आप यहां पे सीधा कह रहे हो ना कि जो आदिवासी ऑफ इंडिया है, जो इस समय प्रेजेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हालांकि ये मैंने बताया आपको शुरुआत में ही कि महिला की जगह पुरुष लिख दिया इन्होंने, तो ये जो आदिवासी ऑफ इंडिया है वो हैव बीन मार्जिनलाइज्ड पूरी तरीके से, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी, हर तरीके से ये मार्जिनलाइज्ड थे। आगे आओ। डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत विभिन्न एफर्ट्स करने के बावजूद भी दे आर स्टिल अंडर डैश एंड सफरिंग। देखो ये एंड के बाद नेगेटिव लिखा है तो यहां भी कुछ नेगेटिव आएगा। अब अबंडेंस तो पॉजिटिव हो गया, फॉरेस्ट, रिवर, पावर्टी, गरीबी, गरीबी और सफरिंग में अभी भी वो उसके अंडर में, यानी इतना गवर्नमेंट के प्रयास के बावजूद भी वो अभी भी सफरिंग एंड गरीबी के अंडर में है, की चपेट में है। सो करेक्ट आंसर इज पावर्टी। ना तो नदी होगा ना अबंडेंस होगा, अबंडेंस मतलब कोई चीज की प्रचुरता, मोर देन एनफ, दैट इज अबंडेंस। यहां पे नहीं फिट बैठेगा, ना ही जंगल है ना नदी है ना दोस्तों। लास्ट ले लीजिए, देयरफॉर द डैश अ लीडर फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और ग्रुप डज नॉट इंडिकेट दैट नाउ द एंटायर कम्युनिटी विल बी अपलिफ्टेड। वो कह रहा है कि अब जो है किसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी या ग्रुप से कोई लीडर का उत्थान होना का ये मतलब नहीं है कि ये पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट कर देगा, क्या उत्थान हो जाएगा। हालांकि दिस काइंड ऑफ मूव में ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ द आदिवासी, दैट्स ट्रू। तो यहां पे देयरफॉर द डैश ऑफ अ लीडर, क्योंकि प्रेसिडेंट आपने बना दिया तो रिजेक्शन, प्रेसिडेंट, एक्सक्लूजन, एलिवेशन, उत्थान। अब प्रेसिडेंट थोड़ी बोलोगे देयरफॉर द प्रेसिडेंट अ लीडर हैं, द प्रेसिडेंट अ लीडर सेंस बना नहीं, द एलिवेशन ऑफ अ लीडर, द प्रेसिडेंट ऑफ अ लीडर नहीं बनेगा दोस्तों, प्रेसिडेंट तो खुद ही लीडर हो गया। एलिवेशन करो, रिजेक्शन भी नेगेटिव कर दिया, एक्सक्लूजन बाहर कर दिया, एक्सक्लूजन नहीं है इंक्लूजन चाहिए यहां पे, तो हमारा आंसर यहां पे यही हो जाएगा, ना एलिवेशन ना रिजेक्शन ना एक्सक्लूजन, सबकी मीनिंग लिखी हुई है दोस्तों प्रॉपर। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लैंक विल बी एलिवेशन, दैट इज उत्थान, उन्नति, प्रोग्रेस, ग्रोथ, आगे बढ़ाया गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर। आई होप पूरे 25 क्वेश्चंस आपने कर लिए। क्या स्कोर आया आउट ऑफ 25 हमें कमेंट में जरूर बताइए साथियों। आई जस्ट वांट टू सी कि आपका स्कोर क्या आया है यहां पे आउट ऑफ 25। उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, प्रॉपर तरीके से आपने सारी चीजें अच्छे से कर ली।
आज के 25 क्वेश्चंस को करने के बाद आपका स्कोर जो था कमेंट में लिखिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे ही शोज मैं डेली बेसिस पे आपके लिए करता रहता हूं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने हर साथी के पास जिनको भी आपको लगता है कि इसको इंग्लिश सिखाने के लिए ये चीज चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा ये पर्टिकुलर शो। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि इस पर भी क्लास बननी चाहिए तो बोलिए, आपके संदीप सर हैं। इंग्लिश मतलब संदीप केसरवानी सर, 100% सिखा देंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, कितना भी कमजोर बच्चा हो या किसी भी लेवल पे हो, उसकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद साथियों।